स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इंश्योरेंस लॉ की क्लास में आज हम फिर एक नए टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम लोग लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात कर रहे थे। लाइफ इंश्योरेंस की कमिटीज जो है, समितियां जो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की, उस पर हमने बात करी थी। उसके आंतरिक जो प्रबंध व्यवस्था है उस पर हम बात करके आ चुके हैं। आज हम लोग एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जो है कंडीशंस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एंड राइट्स ऑफ पॉलिसी होल्डर्स। लाइफ इंश्योरेंस करवाते समय कुछ जो शर्तें होती है, चाहे वो इम्प्लाइडली हो या एक्सप्रेसली हो, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में इंक्लूड होती है। उन शर्तों पर हम लोग चर्चा करेंगे। वो शर्तें जैसे आपकी रिस्क से रिलेटेड हो सकती है, प्रीमियम से रिलेटेड हो सकती है, या जो आपकी पॉलिसी है उसकी कंटिन्यूटी से रिलेटेड हो सकती है, नॉमिनेशन से रिलेटेड हो सकती है, ठीक है, असाइनमेंट से रिलेटेड हो सकती है। तो ये जो शर्तें होती है, कंडीशंस क्या क्या इसमें इम्प्लाइड होती है। साथ ही इन शर्तों के साथ में बीमितों के कौन कौन से अधिकार जुड़े हुए हैं, यानी कि पॉलिसी होल्डर्स को भी इन कंडीशंस के द्वारा कुछ राइट्स दिए जाते हैं। कौन कौन से वो अधिकार है उन पर भी हम इसके साथ ही चर्चा करते चलेंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आप ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये बात ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो है हम बात कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया, पॉलिसी के बारे में। पॉलिसी क्या है? आपका बीमा पत्र। तो पॉलिसी जो है बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है दोनों के ही रिगार्डिंग, वेदर जो है वो इंश्योरेंस कंपनी हो चाहे वो इंश्योर्ड हो, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। दोनों के ही राइट्स एंड ड्यूटीज का इसमें उल्लेख होता है कि दोनों के क्या अधिकार और दायित्व बनते हैं। साथ ही साथ पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो है वो एक प्रूफ है इस बात का कि बीमा की संविदा इन दोनों के बीच में हुई है। प्रूफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो संविदा का ये क्या माना जाता है? प्रमाण माना जाता है कि दोनों के बीच में ही बीमा संविदा हुई है। क्लियर? हमने पढ़ा भी था जब हम लोग इसके फीचर्स के बारे में बात कर रहे थे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के, तो हमने क्या कहा था कि इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, इंश्योरेंस एक संविदा भी है भाई, ठीक है ना। तो इसी तरह से दोनों के बीच में संविदा हुई है। किसके बीच में? इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योर्ड के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। इसका प्रूफ क्या है? आपका इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है, जीवन बीमा, ये यहाँ पर बीमा पत्र, ठीक है। तो जीवन बीमा कराते समय पॉलिसी उपलब्ध करवाई जाएगी। किसको दी जाएगी? इंश्योर्ड को दी जाएगी, और वो प्रमाण होगी कि भाई उसने क्या किया है, बीमा कंपनी के साथ बीमा संविदा की है। क्लियर हो गई बात? अब देखिए, आज की क्लास में हम लोग ये जो कुछ कंडीशंस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पढ़ने वाले हैं, तो कुछ कंडीशन हम आज पढ़ेंगे, कुछ कंडीशन हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्टली हम बात करते हैं कंडीशंस रिलेटिंग टू रिस्क, यानी कि रिस्क से संबंधित, रिस्क मतलब जोखिम से संबंधित क्या क्या शर्तें पॉलिसी में होती है, ठीक है। क्या क्या शर्तें होती है इसमें? देखिए, सबसे पहली बात रिस्क ऑनसेट कंडीशन, कि रिस्क जो है किस स्थिति से, कहां से, कब से प्रारंभ हुई मानी जाएगी। कब से रिस्क, जो कि रिस्क, देखिए रिस्क से बचने के लिए ही बीमा करवाया जाता है। और बेसिकली चूंकि हम जीवन बीमा की बात कर रहे हैं, तो जीवन बीमा में रिस्क क्या होगा कि व्यक्ति की दुर्घटना हो गई, या व्यक्ति की डेथ हो गई, या व्यक्ति में किसी प्रकार की डिसेबिलिटी, अपंगता आ गई, ये रिस्क है वहां पर। तो रिस्क जो है पॉलिसी में कब से, जीवन बीमा पॉलिसी में कब से स्टार्ट हुआ माना जाएगा? तो देखिए, इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि इस जीवन बीमा पॉलिसी में रिस्क स्टार्ट हुआ तब से माना जाएगा जब सबसे पहले बीमाकर्ता द्वारा, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी द्वारा जब प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, ठीक है। प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, प्रपोजल को स्वीकार कर लिया जाता है। प्रपोजल कौन करता है? इंश्योर्ड, बीमित के द्वारा प्रस्ताव किया जाता है। स्वीकार किसके द्वारा किया जाता है? बीमा कंपनी के द्वारा। तो जब बीमा कंपनी बीमित का प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है, प्लस इसके अलावा जब बीमित जो है वो प्रीमियम का भुगतान कर देता है, अपना प्रीमियम चुका देता है, इन दोनों ही कंडीशंस के फुलफिल होने के बाद से जोखिम प्रारंभ हुआ माना जाता है कि अब जो जोखिम, रिस्क है वो स्टार्ट हो गया। क्लियर हुई बात? उस रिस्क से बचने के लिए, यानी कि जो बीमा कंपनी की जो लायबिलिटी है वो स्टार्ट हो जाती है। क्लियर हो गई? नेक्स्ट, रिस्क कमेंसमेंट फ्रॉम द प्रीवियस डेट। देखिए, जनरली तो होता ये है कि रिस्क जिस दिन से प्रस्ताव स्वीकार किया गया उसी दिन से क्या होता है, आपका रिस्क, बीमा कंपनी का रिस्क स्टार्ट हो जाता है। लेकिन कई बार बीमित ये चाहता है कि रिस्क जो है वो लास्ट डेट से, लास्ट किसी प्रीवियस डेट से स्टार्ट करवाया जाए। क्यों? ताकि जैसे एक तो लंबी अवधि हो जाए, और दूसरा प्रीमियम की राशि जो है वो इंस्टॉलमेंट्स में चूंकि पे करे तो वो कम इंस्टॉलमेंट्स आए, कम अमाउंट आए, तो इस तरह से वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। तो इस बेनिफिट के लिए क्या होता है कि कई बार जो इंश्योर्ड होते हैं वो पिछली किसी डेट से अपना बीमा चालू करवाना चाहते हैं, जोखिम स्टार्ट करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो है बीमाकर्ता जो है वो पिछली किसी डेट से जब जोखिम स्टार्ट कर देता है, आज प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, ठीक है, लेकिन जोखिम जब लास्ट डेट से वो स्टार्ट कर सकता है, तो वहीं से
फिर प्रीमियम भी पे करना होता है इंश्योर्ड को, ठीक है। तो इसे कहते हैं आपका लास्ट या किसी प्रीवियस डेट से जोखिम प्रारंभ करवाया जा सकता है, डिपेंड करता है कि क्या कंडीशंस है इंश्योरेंस कंपनी की। फिर बात आती है कंडीशन ऑफ प्रूफ द एज, आयु के प्रमाण संबंधी शर्त। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आयु का बहुत, एज को लेके रिगार्डिंग जो है एज का बहुत महत्व है लाइफ इंश्योरेंस में। तो यहाँ पर देखिए फर्स्टली तो इंश्योर्ड का ये दायित्व बन जाता है कि वो अपनी एज के बारे में सही प्रमाण दे इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को, ठीक है ना। तो अगर वो मान लीजिए किसी तरह से उसको सही एज नहीं बताता है या बाद में किसी प्रूफ से इंश्योरेंस कंपनी को पता चल जाता है कि इसकी एज तो ये थी, तो वहां पर इंश्योरेंस कंपनी बढ़ा हुआ प्रीमियम अमाउंट विद इंटरेस्ट ले सकता है इंश्योर्ड से, ठीक है। तो यहाँ पर इंश्योर्ड की लायबिलिटी बताई गई है, उसकी लायबिलिटी बन जाती है कि वो आयु के संबंध में पहली बात तो सही प्रमाण प्रस्तुत करे, अपनी आयु सही बताए, नहीं बताता है तो उसके बाद में अगर इंश्योरेंस कंपनी को किसी और प्रूफ से पता चल जाता है तो वहां पर इंश्योरेंस कंपनी एक्स्ट्रा जो बढ़ा हुआ प्रीमियम है ब्याज सहित वो उससे वसूल कर सकती है। क्लियर। देखिए वैसे तो सभी तथ्य सही बताने चाहिए, नहीं बताते हैं या गलत बताते हैं तो फिर उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी लायबल नहीं होती है। नेक्स्ट कंडीशन की हम ये कंडीशन हमारी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट कंडीशन है कंडीशंस रिलेटिंग प्रीमियम। प्रीमियम से संबंधित शर्तें क्या क्या होती है बीमा पॉलिसी में, जीवन बीमा से संबंधित। तो वहां है कि पेमेंट ऑफ द प्रीमियम। तो सबसे पहले तो बात कर रहे हैं हम प्रीमियम के भुगतान की। तो प्रीमियम का भुगतान कैसे किया जा सकता है? देखिए ये मंथली भी किया जा सकता है, विद इन 3 मंथ्स की भी इंस्टॉलमेंट होती है, या 6 मंथ्स की इंस्टॉलमेंट हो, या एनुअली भी इंस्टॉलमेंट्स हो सकती है। आप मासिक रूप से दे सकते हैं, आप तिमाही दे सकते हैं, 6 महीनों में एक बार दे सकते हैं, या फिर आप वार्षिक रूप से दे सकते हैं। क्लियर। यहाँ पर जो आप वार्षिक रूप से या फिर जो 6 मंथ्स में एक बार देते हैं उन पर कुछ छूट दी जाती है, क्योंकि बहुत इकट्ठा एक साथ प्रीमियम दिया जाता है इकट्ठा, तो उस पर आपको इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा छूट दी जाती है कुछ % की। जो आप 3 मंथ्स में पे करते हैं इंस्टॉलमेंट्स उसमें किसी प्रकार की छूट नहीं होती, और जो 1 मंथ की इंस्टॉलमेंट होती है उसमें कंडीशंस के अधीन रहते हुए बीमा कंपनियां जो है कुछ अतिरिक्त शुल्क वसूल करती है कि भाई अगर आपने जो कि हर महीने दे रहे हैं तो कुछ लगभग जनरली 5% के आसपास एक्स्ट्रा वसूल किया जाता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस ऑफ कंसर्न्ड इंश्योरेंस कंपनी। क्लियर। फिर हम बात करते हैं डेज ऑफ ग्रेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार जो छोटे क्वेश्चंस आते हैं ना आपके 2 मार्क्स वाले एग्जाम में उसमें पूछ भी लिया जाता है कि अनुग्रह दिवस से आप क्या समझते हैं। तो देखिए जब बीमित व्यक्ति अपनी पॉलिसी का प्रीमियम निश्चित समय में भुगतान नहीं करता तो उसको क्या होता है, ग्रेस पीरियड दिया जाता है। जनरली हम बोलते हैं ना ग्रेस पीरियड, वही ग्रेस डेज यही है, ठीक है। तो यहाँ पर उसे उस अमाउंट को पे करने के लिए कुछ अतिरिक्त अवधि दी जाती है, कुछ एक्स्ट्रा डेज दिए जाते हैं कि इन अतिरिक्त दिनों में आप अपना प्रीमियम अमाउंट पे कर सकते हैं। तो उन जो एक्स्ट्रा जो उसको टाइम पीरियड दिया जाता है दिस इज कॉल्ड डेज ऑफ ग्रेस या ग्रेस डेज। क्लियर हो गई बात कि इन अतिरिक्त अवधि में आप अपना प्रीमियम चुकाएं। क्लियर। अगर फिर भी नहीं चुकाते हैं देन इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट लायबल। देन नोटिस, सूचना। देखिए मंथली इंस्टॉलमेंट्स वाला जो होता है उसको छोड़कर, मंथली इंस्टॉलमेंट्स वाले को छोड़कर बाकी सभी, चाहे वो 3 मंथ्स का हो, 6 मंथ्स का हो या 1 ईयर का हो, एनुअली हो, इन सब में जो है जैसे ही इंस्टॉलमेंट ड्यू हो जाती है वैसे ही इंश्योर्ड को सूचित कर दिया जाता है इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा कि भैया आपकी इंश्योरेंस अमाउंट जो है ये ड्यू हो चुका, प्रीमियम अमाउंट जो है वो ड्यू हो चुका है, अब आप इसको पे करिए विद इन दीज डेज। इन दिनों में जो भी आपको टाइम पीरियड दिया जाता है उसमें आप इसको पूरा भुगतान करिए। तो यहाँ पर ये नोटिस दी है, सूचना। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट कंडीशन की, कंडीशंस एज टू द कंटिन्यूएंस ऑफ पॉलिसी। कंटिन्यूएंस ऑफ पॉलिसी का मतलब है पॉलिसी को जारी रखने संबंधित शर्त। तो देखिए ये भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हम बात करते हैं इस शर्त के तहत अनडिस्प्यूटेड पॉलिसी, यानी कि पॉलिसी की निर्विवादिता के बारे में। तो ध्यान देने की बात यह है कि बीमा पत्र में यह शर्त होती है, बीमा कंपनी जो है बीमा पत्र में यानी कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट में ये शर्त लगाती है कि पॉलिसी मतलब करवाने से, जिस दिन आपने इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई उस दिन से विद इन 2 इयर्स अगर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्ट या कोई ऐसा मटेरियल फैक्ट है जो बीमा कंपनी को बताया जाना जरूरी है लेकिन आपने इनोसेंटली आपने नहीं बताया, अज्ञानतावश आपने नहीं बताया, कोई मिथ्या वर्णन उसमें था लेकिन आपने नहीं बताया अज्ञानतावश, ठीक है, इनोसेंटली, तो वहां पर जैसे ही 2 वर्ष पूरे हो जाएंगे इंश्योरेंस कंपनी पर आप उस बीमा पत्र को लेकर कोई वाद नहीं कर सकते। वो जो पॉलिसी होगी वो कैसी हो जाएगी, अनडिस्प्यूटेड।
मैंने आपसे पहले भी बताया, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने जिक्र किया इस बात का कि पॉलिसी करवाते समय जो भी मटेरियल फैक्ट्स है या जो भी सच बात है वो कर बता देनी चाहिए। अगर आप कोई मिथ्या वर्णन करते हैं, चाहे आप इनोसेंटली ही करें, मिस्टेकनली करें, अगर आप गलत बताते हैं या कोई मटेरियल फैक्ट्स छिपाते हैं, तो उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी लायबल नहीं होती। आपके पास 2 साल का समय है, आप 2 साल में जो आपको मटेरियल फैक्ट बताने हैं आप बता दीजिए। अगर आपने कोई मिस रिप्रेजेंटेशन बाय मिस्टेकनली कर दिया है तो वो बता दीजिए। नहीं बताते हैं तो जैसे ही 2 साल की अवधि गुजरती है, उस 2 साल की अवधि के गुजर जाने के बाद, अभी अवधि कब से शुरू होगी? इंश्योरेंस करवाए जाने की तिथि से, ठीक है। तो यहाँ ये 2 साल की जैसे ही अवधि गुजर गई, ये पॉलिसी क्या हो जाती है? अनडिस्प्यूटेड हो जाती है। इसे लेकर अब बीमा कंपनी लायबल नहीं है, आप कोई क्लेम नहीं कर सकते, कोई वाद प्रस्तुत नहीं कर सकते। क्लियर? नेक्स्ट, बिजनेस ऑफ इंश्योर, बीमित का व्यवसाय। देखिए जनरली जैसा होता है कि जितना ज्यादा जोखिम भरा बिजनेस होता है उतना ज्यादा उसका प्रीमियम अमाउंट होगा, क्योंकि रिस्क उसमें ज्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इंश्योर्ड का भी लायबिलिटी बन जाता है कि अगर उसके बिजनेस में ज्यादा रिस्क है या अब ज्यादा रिस्क इंक्लूड हो गया है या ज्यादा रिस्क वाला बिजनेस वो अपनाना चाहता है या अपना लिया है उसने, तो जितने भी फैक्ट्स है इसके बारे में, वो सारे रिस्क से संबंधित फैक्ट्स इंश्योर्ड को, इंश्योरेंस कंपनी को बता देने चाहिए। ये उसकी लायबिलिटी बनती है कि वो बताए। क्लियर? अगर वो नहीं बताता है देन इंश्योरेंस कंपनी इन रिस्क के लिए लायबल नहीं होगी, इन जोखिमों के लिए लायबल नहीं होगी। क्लियर अबाउट इट? नेक्स्ट, चेंजेस इन पॉलिसी। इंश्योर्ड को ये अधिकार है कि अगर वो पॉलिसी में, बीमा पत्र में किसी प्रकार का चेंज या परिवर्तन करवाना चाहता है तो वो इंश्योरेंस कंपनी को अप्लाई कर सकता है, एप्लीकेशन कर दे सकता है, आवेदन दे सकता है। हाँ, ये अलग बात है कि इंश्योरेंस कंपनी उसे एक्सेप्ट करे या बिना कोई रीजन बताए उसे मना कर दे, ठीक है। ये लेकिन ये उसका अधिकार है। नेक्स्ट, व्हेन पॉलिसी इज लॉस्ट, स्टोलन और डेस्ट्रॉयड। जब पॉलिसी जो है वो खो जाए, चोरी हो जाए या नष्ट हो जाए, तो ऐसे में बीमित का क्या अधिकार बनता है, इंश्योर्ड के क्या राइट्स बनते हैं। अब देखिए, अगर पॉलिसी खो जाती है, अगर पॉलिसी नष्ट हो जाती है, सॉरी पॉलिसी खो जाती है, तो वहां पर ऐसी कंडीशन में इंश्योर्ड को एक इंडेमनिटी बॉन्ड यानी कि क्षतिपूर्ति विलेख इंश्योरेंस कंपनी को भरकर देना होता है। इंडेमनिटी बॉन्ड भरा जाता है किसके द्वारा? बीमित के द्वारा, और दिया जाता है बीमा कंपनी को। तब बीमा कंपनी क्या करती है? उसको सेकंड कॉपी जो डॉक्यूमेंट होता है, डुप्लीकेट जो पॉलिसी होती है, वो उसको अवेलेबल करवाती है। दूसरी कंडीशन होती है डेस्ट्रॉयड होने की दशा में, कि अगर नष्ट हो जाता है डॉक्यूमेंट किसी भी तरह से, तो वहां पर भी बीमित द्वारा बीमा कंपनी को सूचना दी जाती है। केवल नोटिस दिया जाना काफी है कि मेरी बीमा पॉलिसी है वो नष्ट हो गई। फिर बात करते हैं हम उसके चोरी हो जाने की। अगर वो चोरी हो जाती है तो यहाँ पर सूचना दी जाती है मंडल कार्यालय को, और साथ ही साथ पुलिस में जो है वो रिपोर्ट करवाई जाती है कि मेरी बीमा पॉलिसी जो है वो चोरी हो गई। तो मंडल कार्यालय में सूचना दोगे, उसके अलावा जो भी आप पुलिस है उसमें रिपोर्ट दर्ज करवाओगे, ठीक है। तो तीनों ही कंडीशंस में व्हेन पॉलिसी इज लॉस्ट, डिस्ट्रॉयड, स्टोलन, तीनों ही कंडीशंस में क्या किया जाएगा कि बीमा कंपनी के द्वारा एक नया जो है वो नई पॉलिसी आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। डुप्लीकेट पॉलिसी, जो आपकी जो पॉलिसी थी उसी का डुप्लीकेट आपको दिया जाएगा, और वो क्या होगा? सेकेंडरी एविडेंस माना जाएगा, द्वितीय साक्ष्य माना जाएगा। हाँ, बीमित को अधिकार है, ठीक है, वो ले ले। अब वो बीमित जो है उस जो डुप्लीकेट कॉपी जो उसको मिली है अपनी पॉलिसी की, उसको उसी तरह यूज ले सकता है जैसे ओरिजिनल कॉपी को लेता था, मतलब उसके आधार पे वो क्लेम भी कर सकता है। क्लियर हो गई ना बात? इनमें अंतर कुछ नहीं है, बस आपका अधिकार ये है कि आपको डुप्लीकेट कॉपी अवेलेबल हो जाएगी और द्वितीय साक्ष्य मानी जाएगी, वो सेकेंडरी एविडेंस मानी जाएगी। क्लियर? फिर बात करते हैं हम टू गेट लोन ऑन इंश्योरेंस पॉलिसी। ये भी एक बीमित का अधिकार है कि वो अपनी लाइफ इंश्योरेंस, उसको यहाँ आप राइट, ये भी उसका राइट है, राइट टू गेट लोन। क्या कर सकता है? जब बीमित को जरूरत हो, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस अराइज हो गए हो, तो वो क्या कर सकता है कि अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी पर जीवन बीमा से या किसी बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से क्या कर सकता है? लोन ले सकता है। या तो निगम से ले ले, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से, या बैंक से ले ले, या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले ले। किस पर? ऑन द बिहाफ ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है, जो भी कंसर्न इंश्योरेंस पॉलिसी है उस पर वो लोन ले सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम डबल एक्सीडेंट बेनिफिट की, दोहरा दुर्घटना बीमा लाभ। देखिए यहाँ हम बात करते हैं कि जहां जीवन बीमा पत्र में, देखिए
ये इसका ये राइट होता है, ये अधिकार होता है व्यक्ति को कि जैसे ही उसने जीवन बीमा करवाया है और मान लीजिए उसकी दुर्घटना एक्सीडेंट हो गया तो उसको कैसा बेनिफिट मिलेगा, एक्सीडेंटल बेनिफिट मिलेगा। फर्स्ट, अगर उस एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो जाती है तो जो इंश्योर्ड है उसके हायर्स को यानी कि उसके उत्तराधिकारियों को इंश्योरेंस अमाउंट का डबल अमाउंट दिया जाता है। फर्स्ट तो हमने क्या देखा कि अगर इंश्योर्ड का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको एक्सीडेंटल बेनिफिट्स मिलते हैं, इंश्योरेंस अमाउंट्स, तो यहां पर उसको एक्सीडेंटल बेनिफिट मिलेंगे। लेकिन अगर एक्सीडेंट की दुर्घटना में यानी कि उसकी अगर डेथ हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारियों को, उसके हायर्स को इंश्योरेंस अमाउंट का डबल अमाउंट दिया जाता है। नेक्स्ट, उसके अलावा अगर मान लीजिए इस एक्सीडेंट के दौरान किसी प्रकार का की डिसेबिलिटी, अपंगता किसी प्रकार की अगर बीमित में आ जाती है तो उसको डिसेबिलिटी से रिलेटेड बेनिफिट्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है दोनों ही कंडीशंस में, चाहे डेथ हो या ना हो, एक्सीडेंट ही हो या डिसेबिलिटी आ जाती है, दोनों ही कंडीशंस में बेनिफिट दिए जाते हैं, इसीलिए इसे डबल एक्सीडेंट बेनिफिट कहा जाता है। हाँ, लेकिन पॉलिसी का जैसे ऐसा नहीं है कि दोनों को अलग अलग दिया जाएगा, हायर्स को अलग दिया जाएगा, इंश्योर्ड को, दोनों को मिलेगा एक ही बार, किसी को एक को। ठीक है ना, तो यहां पर अगर दुर्घटना हो जाएगी तो इंश्योर्ड को पैसा दे दिया जाता है, एक्सीडेंट का हो जाता है तो एक्सीडेंट बेनिफिट, किसी प्रकार की अपंगता या किसी प्रकार की डिसेबिलिटी से वो ग्रस्त हो जाता है तो डिसेबिलिटी बेनिफिट उसको दिया जाता है, डेथ हो जाती है तो उसके हायर्स को दिया जाता है, कितना, डबल अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। क्लियर हो गई बात? तो आज की क्लास में हम लोगों ने 3 कंडीशंस पढ़ ली। क्लियर? अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी की कंडीशंस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक थैंक यू ऑल ऑफ यू।